नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज एक बड़े ही महत्वपूर्ण मुद्दे की चर्चा करने वाले हैं और ये मुद्दा महत्वपूर्ण ही नहीं है, काफी संवेदनशील है। किसके संदर्भ में? तो ये अपने देश भारत के संदर्भ में। वर्तमान में देखें तो मिडिल ईस्ट में जो एक युद्ध है, एक जो तनाव है, वो संघर्ष है, वो इजराइल, ईरान और अब इस युद्ध में अमेरिका की भी एंट्री हो चुकी है। और आप सभी जानते हैं कि अमेरिका के जो बंकर बस्टर जो बम है, जो एमओपी जो बम है, वो क्या यहाँ पर गिराए गए हैं? तो वो ईरान के जो भी महत्वपूर्ण परमाणु कार्यक्रम स्थल थे वहां पर गिराए गए हैं। ईरान के जो 3 महत्वपूर्ण परमाणु स्थल वाले जो प्लेसेस थे, जो कि कहा जा रहा था कि वहां पर पृथ्वी के सतह के नीचे लगभग 200-300 फीट की गहराई में जो ईरान है वो अपने परमाणु कार्यक्रम संचालित कर रहा है और उन्हीं को ध्वस्त करने के लिए अमेरिका के तरफ से ये कार्रवाई की गई। लेकिन अब इस कार्रवाई से देखें तो भारत के ऊपर एक नया जो संकट है वो उत्पन्न होने की जो संभावना है वो प्रबल हो गई है और कहा जा रहा है कि भारत के ऊपर जो रेडियोधर्मी संकट है वो उत्पन्न होने का खतरा अब महसूस किया जा रहा है। और ये जो खतरा है ये पुराने जो चेरनोबिल जैसी जो हादसा है उनकी याद दिलाता है। और इसमें सबसे खास बात है कि जो पछुआ हवाएं हैं उनसे इस तरह के हादसा होने की सबसे प्रबल जो संभावना है वो व्यक्त की जा रही है। तो देखेंगे कि आखिर क्यों भारत के ऊपर रेडियोधर्मी संकट होने की बात कही जा रही है, इसके पीछे आखिर कारण क्या है, परमाणु हमले के खतरनाक जो दुष्परिणाम है वो क्या हो सकते हैं और वहां पर मिडिल ईस्ट में जो ये स्थिति बनी हुई है इसके दुष्परिणाम भारत के ऊपर क्या देखने को मिल सकते हैं। यही नहीं, एशिया में जो पर्यावरणीय आपदा है उसकी भी आशंका अब बढ़ गई है, खास तौर पे जेट स्ट्रीम जो वेस्टर्लीज जो हवाएं हैं उनके प्रभाव के कारण। तो इसको थोड़ा सा हम शॉर्ट में समझेंगे कि आखिर जेट स्ट्रीम और जो भी कह सकते हैं वेस्टर्लीज जो पछुआ हवाएं हैं उनके कारण पूरे एशिया क्षेत्र में जो एक प्राकृतिक आपदा की बात कही जा रही है, पर्यावरणीय आपदा की बात कही जा रही है, वो क्यों कही जा रही है, इसके पीछे कारण क्या है, तो इस विषय पर डिटेल से चर्चा करेंगे और साथ में देख लेंगे जेट स्ट्रीम और जो भी पछुआ हवाएं हैं आखिर वो हैं क्या, उनके संदर्भ में भारत के ऊपर इनका जो प्रभाव है, इनकी क्या विशेषताएं हैं, उन पर भी संक्षिप्त रूप से हम बात करेंगे। इसके साथ ही देखेंगे इनके जो भी जनरेट होने की बात है, उत्पत्ति की बात है और उसे समझने का प्रयास करेंगे। पिछला जो घटनाक्रम है जिसकी याद अब इस समय इन पछुआ हवाओं के कारण आ रहा है, जो कि चेरनोबिल जो परमाणु हादसा हुआ था, तो उसके बारे में भी संक्षिप्त रूप से हम बात करेंगे। इसके अलावा जो रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं उनका जो स्वास्थ्य के ऊपर, हमारे एनवायरमेंट के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है उस पर भी संक्षिप्त रूप से बात करेंगे और भारत की खाद्य जल जो गुणवत्ता है उसको कैसे ये रेडियोधर्मी जो कह सकते हैं कि प्रभाव है, उस प्रभाव के अंतर्गत हमें कहीं ना कहीं नुकसान देखने को मिल सकते हैं, चाहे वो कृषि सेक्टर है, जल जो है या अन्य जो विभिन्न घटक हैं उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। और भारत की जो स्वास्थ्य प्रणाली है आखिर वो इस तरह के जो विभिन्न खतरे की बात कही जा रही है कि रेडियोधर्मी संकट होने की स्थिति भारत के ऊपर आ सकती है, तो इसके संदर्भ में आखिर क्या भारत तैयारियां हैं, भारत कैसे इसके लिए अलर्ट है, इस पर भारत की तरफ से क्या किया जा सकता है, चाहे वो रणनीतिक स्तर पे, चाहे अपने कह सकते हैं कि अपने बचाव के स्तर पे। तो उन सभी मुद्दों पर एक एक करके चर्चा करेंगे। इसके अलावा भी जो गंभीर मुद्दे होंगे, अन्य पहलू होंगे, उन पर भी हम बात करेंगे। चलिए देखते हैं अमेरिका ईरान इजराइल संघर्ष से अब भारत के ऊपर क्या देखने को मिल रहा है। तो ये कहा जा रहा है कि अब रेडियोधर्मी जो संकट है वो भारत के ऊपर उत्पन्न हो सकता है। तो चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। सूचना क्या है? तो सूचना है संस्कृति आईएएस की तरफ से जून एंड ऑफर संचालित किया जा रहा है। इस ऑफर के तहत देखेंगे तो 75% का जो डिस्काउंट है वो सभी ऑनलाइन लाइव टेस्ट सीरीज और जो डीएलपी कोर्सेज है उन पर दिया जा रहा है। जो ऑफर की वैलिडिटी है वो 22 से 27 जून 2025 है। जिन कोर्स पर महत्वपूर्ण डिस्काउंट दिए जा रहे हैं, जैसे आईएएस फाउंडेशन जो कोर्स है, इन कोर्स के तहत जो भी कोर्स संचालित किए जाते हैं, चाहे जीएस की बात करें, जीएस सीसेट की बात करें, ऑनलाइन जो कोर्सेज हैं, वैकल्पिक जो सब्जेक्ट्स हैं, इन सभी कोर्स पर आपको 60% की जो छूट है वो दी जा रही है। और ये सारे कोर्स की खास विशेषता है कि ये ईएमआई की सुविधा पर भी उपलब्ध है। इसके लिए जो ऑफर वैलिडिटी है वही है 22 से 27। अगला जो कोर्स है वो पीसीएस फाउंडेशन का कोर्स है और पीटी मेंस को ध्यान में रखते हुए लाइव ऑनलाइन
ये संचालित होते हैं और इसके तहत विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा संचालित जो परीक्षाएं उनके लिए संस्कृति के द्वारा कोर्स संचालित होते हैं। और इन सभी कोर्स पर देखेंगे तो 70 से लेकर 75% की छूट आपको दी जा रही है। यही नहीं, 71वीं बीपीएससी पीटी टारगेट बैच संचालित किया जा रहा है जो 70 दिवसीय कार्यक्रम है और इसकी जो क्लासेस है ये 30 जून 2025 से स्टार्ट होंगे। इसमें प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज पूरी तरह से निःशुल्क है और डिस्काउंट के बाद आपको ये कोर्स 4500 में प्राप्त हो रहा है। इसके अलावा यूपीएससी मेंस जो एडवांस प्रोग्राम है, मेंटरशिप प्रोग्राम 2026 है, 140 दिवसीय गहन क्लासरूम प्रोग्राम है। इसकी कक्षाएं 3 जुलाई 2025 से स्टार्ट होंगी। कोर्स के जो हाइलाइट्स हैं, मुख्य परीक्षा की जो रणनीति है उस पर फोकस्ड ये पूरा कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के तहत जो राइटिंग स्किल है उसको डेवलप करने के लिए खास एडवांस अप्रोच का कहीं ना कहीं इसमें समावेशन आपको देखने को मिलेगा। पूरा पाठ्यक्रम कवर किया जाएगा और आपके अभ्यास के लिए इसमें 13 टेस्ट भी शामिल किए गए हैं। संस्कृति आईएएस की जो अनुभवी फैकल्टी है वो इसमें आपको मार्गदर्शन प्रदान करेगी। इसके अलावा इसके लिए जो फी स्ट्रक्चर है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों के बारे में दिया गया है और जो भी संस्कृति आईएएस के स्टूडेंट्स हैं और जो बाहर के छात्र हैं उनके लिए जो फीस स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर दिया गया है, इसको आप देख सकते हैं। और इससे अधिक भी अगर कोई जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए जो नंबर है 9555-124-124 पर कॉल करके आप प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा तरीका है संस्कृति आईएएस की जो वेबसाइट है वहाँ विजिट करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब आते हैं अपने न्यूज पर। ईरान के जो परमाणु ठिकाने हैं उन परमाणु ठिकानों पर आप देखेंगे तो अटैक किया गया है किसके द्वारा, तो यूएसए के द्वारा। खास तौर पे देखेंगे तो ईरान के 3 जो परमाणु स्थल यहाँ पर देखने को मिलेंगे, फोर्दो, नतांज और तीसरा इस्फहान। तो ये 3 आप देखेंगे कि जो परमाणु स्थल कार्यक्रम थे। पहला फोर्दो बड़ा ही महत्वपूर्ण है, पर्वतीय पहाड़ी क्षेत्रों में ये अवस्थित था और ये कहा जा रहा है कि ईरान का सबसे महत्वपूर्ण परमाणु स्थल यही है और इसी कारण से ईरान ने इसकी जो अवस्थिति रखी है वो क्या है कि पहाड़ी क्षेत्रों में रखी है, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। और ये जो परमाणु स्थल कार्यक्रम था ये क्या था कि सतह से लेकर 200-300 फीट की गहराई में मजबूत कंक्रीट से बने हुए पूरे एक बंकर में संचालित था। दूसरा जो था नतांज, ये भी काफी महत्वपूर्ण परमाणु स्थल था जहां पर अटैक किया गया है। और तीसरा इस्फहान था। तो ये तीनों जो परमाणु स्थल कार्यक्रम है यहाँ पर यूएसए के द्वारा जो बंकर बस्टर बम है ये क्या किए गए हैं, यहाँ पर छोड़े गए हैं, जिन्हें क्या बोला जाता है, एमओपी बम बोला जाता है। मैसिव कह सकते हैं कि ये पेनिट्रेटर हैं तो बड़े ही घातक माने जाते हैं। और इस कारण से देखें तो अब कहा जा रहा है कि ये जो परमाणु स्थल जो कार्यक्रम वाले जो जगह है जहां पर अटैक किया गया है किसके द्वारा, अमेरिका के ये बंकर बस्टर बमों के द्वारा। तो इस हमले से अब भारत में क्या हो सकती है, एक बड़ी तबाही उत्पन्न हो सकती है, एक तबाही मच सकती है। और इसमें यह भी कहा जा रहा है कि जो वेस्टर्लीज विंड है, जो पछुआ हवाएं हैं, उनसे जो पुराना चेरनोबिल जो परमाणु हादसा हुआ था वैसे हालात कहीं उत्पन्न न हो जाए। अमेरिकी जो अधिकारी हैं उन्होंने CNN को बताया कि ईरान के जो 3 गुप्त रूप से संचालित यूरेनियम जो संवर्धन जो केंद्र थे उन पर अटैक किया गया। जो भी मैसिव ऑर्डिनेंस जो पेनिट्रेटर हैं, जो बंकर बस्टर बम के नाम से जाने जाते हैं, उनका इस्तेमाल करके इन्हें कहीं ना कहीं ध्वस्त करने का प्रयास अमेरिका के द्वारा किया गया है। और अमेरिका ने इसके लिए देखे तो 6 जो ऐसे B2 स्टील्थ जो बंकर बस्टर बम्बर्स थे उनका इस्तेमाल करते हुए कहीं ना कहीं यहाँ पर अटैक किया था। लेकिन अब खतरनाक बात यह हो गई है कि इस परमाणु स्थलों पर जो अटैक किया गया है तो इसके जो परिणाम है वो काफी खतरनाक हो सकते हैं। और इन परिणामों में देखें तो एक सबसे जो महत्वपूर्ण भारत के संदर्भ में है कि भारत के ऊपर अगर हम देखेंगे तो अब एक नया जो खतरा है वो उत्पन्न हो गया है। और वो किस चीज का है, तो रेडियो धर्मी जो एक प्रभाव है वो उत्पन्न होने की बात कही जा रही है। इस कारण से अब ये मसला चर्चा में है और जो विशेषज्ञ हैं उनका ये कहना है, एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि इन हमलों के बाद जो यूएसए के द्वारा ये परमाणु स्थल जो भी थे वहां पर अटैक किया गया तो इस कारण से एक नया जो संकट है वो उत्पन्न हो सकता है कि यहाँ से जो भी लीकेज होगा रेडिएशन का, जो रेडियोधर्मी जो कण हैं वो क्या होंगे कि वो अब बाहर हो जाएंगे, लीकेज होगा यहाँ पर। और इस कारण से देखें तो जो भी पछुआ हवाएं हैं, जो वेस्टर्लीज विंड है, जेट स्ट्रीम है, उस कारण से देखें तो ये जो पार्टिकल्स हैं
ये क्या है कि यहाँ से ऊपर उठेंगे, जैसे आप देखेंगे तो इस क्षेत्र के बारे में अगर थोड़ा सा आप देखेंगे तो जो मिडिल ईस्ट है, मिडिल ईस्ट से ऐसे अगर आप आगे बढ़ेंगे तो ये पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद क्या है कि भारत आपको देखने को मिलेगा। तो ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो मिडिल ईस्ट वाला एरिया है, तो इस मिडिल ईस्ट में ये क्या हुआ है कि यहाँ पर जो परमाणु लीकेज है, जो रेडिएशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये जो रेडिएशन लीक हो रहा है, और इस लीक होने के कारण जो भी यहाँ पर रेडिएशन के जो पार्टिकल्स हैं, जो कण हैं, अब ये क्या होंगे कि यहाँ पर पछुआ हवा, वेस्टर्ली जो विंड है और जो जेट स्ट्रीम है, इनसे क्या होगा कि अब इनके माध्यम से जो रेडिएशन लीक हुआ है वो क्या हो सकते हैं कि अब पाकिस्तान होते हुए अब ये भारत तक पहुंच सकते हैं। यही खतरा का महत्वपूर्ण कारण है, और ये जो खतरा है विशेष रूप से भारत के संदर्भ में सबसे गंभीर हो सकता है, इसकी चिंता व्यक्त की गई है। और हवाओं की जो दिशा है वो पश्चिम से पूरब की तरफ से है, ये आप सभी जानते होंगे। अगर वेस्टर्लीज जेट स्ट्रीम के बारे में थोड़ा सा आप जानते हैं, उसके बारे में संक्षिप्त रूप से हम बात करेंगे। तो यहाँ पर यही खतरा देखने को मिल रहा है कि इधर क्या है कि मिडिल ईस्ट से यहाँ पर अगर देखेंगे तो ईरान से क्या हो रहा है कि यहाँ पर रेडिएशन लीक हो रहा है, और ये रेडिएशन जो पार्टिकल्स हैं वो धीरे धीरे वेस्टर्लीज और पछुआ हवाओं से आगे बढ़ते हुए क्या हो रहे हैं कि अब ये भारत तक पहुंच रहे हैं, और यही अब खतरे की बात है। एशिया में अब एक तरह से देखें तो जो पर्यावरणीय कह सकते हैं कि आपदा है, उसके उत्पन्न होने की आशंका अब जताई जा रही है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो कारण है इस रेडिएशन के भारत तक पहुंचने की, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो जो घटना हो रही है, ये घटना कहाँ पर हो रही है, तो ये मिडिल ईस्ट में हो रही है। कहाँ पर हो रही है, तो ये मिडिल ईस्ट के देश किसमें, ईरान में हो रही है। ईरान में क्या है कि ईरान पे यहाँ पर यूएसए के द्वारा जो बंकर बस्टर बम है, इसके परमाणु जो स्थल 3 जगह थे, फोर्दो था, नतांज था, इस्फहान, वहाँ पर अटैक हुआ। बंकर्स में जो परमाणु कार्यक्रम चल रहे थे, वहाँ पर जो यूरेनियम संवर्धन चल रहा था, तो उन्हें ध्वस्त करने के लिए इस तरह के प्रयास अमेरिका के द्वारा किए गए, और इस कारण से कहा जा रहा है कि यहाँ पर रेडिएशन लीक हो गया। इससे क्या हुआ है कि रेडिएशन लीक हुआ है, और इससे क्या हो गया है कि रेडिएशन के जो पार्टिकल्स हैं, ये जो पार्टिकल्स हैं ये क्या हो रहे हैं कि ये एटमॉस्फेयर में धीरे धीरे फैल रहे हैं। और यहाँ से अगर देखेंगे तो जो जेट स्ट्रीम है वो क्या है कि पूरे पश्चिम या कहें मिडिल ईस्ट से धीरे धीरे पछुआ पौने आगे बढ़ती हैं, और इनकी जो दिशा होती है ये पश्चिम से पूरब होती है। और यहाँ से ये आगे बढ़ते हुए आप देखेंगे तो पाकिस्तान, और पाकिस्तान से होते हुए इंडिया तक ये जो क्षेत्र है, तो यहाँ पर इन्वायरमेंट में ये जो रेडिएशन के पार्टिकल्स हैं इनके पहुँचने की बात कही जा रही है कि यहाँ से सीधे ये कहाँ पहुँचेंगे, रेडिएशन के कण अफगानिस्तान पहुँचेंगे, अफगानिस्तान से फिर कहाँ पहुँचेंगे, तो फिर पाकिस्तान पहुँचेंगे, और फिर पाकिस्तान से ये इंडिया तक प्रभावित कर सकते हैं। और अगर ये कण जेट स्ट्रीम में अगर शामिल हो जाते हैं तो ये भी कहा जा रहा है कि अगर ये जो पार्टिकल्स हैं, ये जो पार्टिकल्स हैं, इनमें सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि जो रेडिएशन के पार्टिकल्स हैं, ये जो पार्टिकल्स हैं अगर जेट स्ट्रीम के थ्रू या जेट स्ट्रीम में अगर ये शामिल हो गए तो यहाँ से क्या होगा कि इनका जो विस्तार है ये पूरा उत्तरी गोलार्ध में देखने को मिलेगा। जो नार्दर्न हेमिस्फीयर है तो उस पूरे क्षेत्र में क्या हो जाएंगे, ये फैल जाएंगे। और इसी कारण से कहीं ना कहीं देखें तो अब एक नया जो प्राकृतिक संकट है, एक पर्यावरणीय जो आपदा है, उसके उत्पन्न होने की जो संभावना है वो व्यक्त की जा रही है। जैसे थोड़ा सा मैप पे अगर आप देखने का प्रयास करेंगे तो देखिए यहाँ से ये कहा जा रहा है कि ईरान से ये धीरे धीरे क्या होंगे कि ये जो पार्टिकल्स हैं अगर ये जेट स्ट्रीम या पछुआ हवा में शामिल हो गए तो ये क्या होंगे कि यहाँ से सीधे पहुँचेंगे अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से पाकिस्तान, और फिर पाकिस्तान से कहाँ पहुँच जाएंगे तो ये भारत में ये रेडिएशन के जो पार्टिकल्स हैं ये पहुँच जाएंगे। और इस कारण से क्या होगा कि यहाँ पर जो एक पर्यावरणीय जो आपदा है उस आपदा के उत्पन्न होने की बात कही जा रही है। यही नहीं, ये कहा जा रहा है कि अगर ये पार्टिकल जेट स्ट्रीम में शामिल हो गए तो भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान ही नहीं पूरा उत्तरी गोलार्ध क्या हो जाएगा, इस रेडिएशन से प्रभावित हो सकता है। भारत का उत्तर पश्चिमी जो भाग है, एक तरह से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान,
दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, सबसे महत्वपूर्ण ये जो राज्य हैं ये सबसे अधिक इस रेडिएशन से क्या होंगे, ये प्रभावित होंगे। तो जो महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि बड़े जो क्षेत्र हैं, जैसे आप देखेंगे तो पूरा जो उत्तर वाले जो राज्य हैं यहाँ पर जनसंख्या भी अधिक है, बहुत सारे जो महत्वपूर्ण जो स्थल हैं, बहुत सारे देखें देश के विकास के दृष्टिकोण से यहाँ पर, चाहे राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो महत्वपूर्ण ये क्षेत्र हैं। इस कारण से देखें तो कई सारे जो प्रभाव हैं वो यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। हिमालयी क्षेत्र में देखें तो बर्फ पर जो जमाव है, उस जमाव से ग्लेशियर और जो नदियां हैं वो क्या हो सकती हैं, वो दूषित हो सकती हैं। तो एक तरह से पूरा जो यहाँ पर जो वाटर है वो क्या हो सकता है, वो पॉल्यूटेड हो सकता है रेडियोधर्मी से, जो भी तत्व हैं या रेडियोधर्मी जो लीकेज हुआ है। और इस कारण से बड़ा जो एक प्रभाव इस पूरे क्षेत्र में देखने को मिलेगा वो 3 स्तरों पे देखने को मिलेगा। न केवल पर्यावरण में जो हवा है वो क्या हो जाएगी, वो प्रदूषित होगी। हवा के साथ क्या है कि जो जल है वो प्रदूषित होगा। जल के साथ देखें तो यहाँ पर जो मृदा है, जो मिट्टी है, वो भी क्या होगी, लंबे समय तक रेडियोधर्मी जो प्रदूषण है उससे प्रभावित हो सकते हैं। और ये जो खतरा है ये सामान्य नहीं है, क्योंकि लंबे समय तक जो रेडियोधर्मी तत्व हैं वो यहाँ तक बने रहेंगे। तो इस तरह के जो प्रभाव है वो देखने की बात कही जा रही है। और भारत के ऊपर सीधा जो असर है, अगर यहाँ पर ईरान में रेडियोधर्मी तत्वों का कहीं ना कहीं अगर यहाँ पर लीकेज के मामले देखने को मिलते हैं तो इसका जो प्रभाव है वो भारत पर पड़ना निश्चित है। तो इसमें महत्वपूर्ण बात यही है कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि मुख्य रूप से क्या है कि यहाँ पर क्या होगा कि जेट स्ट्रीम जो भी है और जो पछुआ हवाएं हैं इनका प्रभाव यहाँ पर देखने को मिल सकता है। आप देख सकते हैं ये पूरा मैप दिया गया है। तो इस पूरे पश्चिम वाले क्षेत्र से जो यहाँ पर देखेंगे जो पछुआ हवाएं हैं इनकी जो दिशा होती है ये वेस्ट से ईस्ट होती है। पृथ्वी के मध्य जो अक्षांश है, अगर गोलार्ध की बात करेंगे तो ये क्या है कि आप देखेंगे मध्य अक्षांश में तो 30 डिग्री से लेकर 60 डिग्री के बीच में क्या है कि इनका जो प्रवाह है वो आपको देखने को मिलेगा। दोनों अक्षांशों में ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा। अगर आप देखेंगे चाहे वो नॉर्दर्न हेमीस्फेयर की बात हो और साउदर्न हेमीस्फेयर की बात करो, यहाँ पर क्या है उत्तरी गोलार्ध की बात हो रही है। उत्तरी गोलार्ध में इधर आप देखेंगे तो यहाँ से ईरान से क्या हो रहा है कि ये लीकेज हो रहा है और ये कहाँ तक पहुँच सकता है, तो ये भारत अपने देश तक पहुँच सकता है। और इसी कारण से देखें तो अब जो पछुआ हवाएं हैं कहीं ना कहीं इस प्राकृतिक आपदा के बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। और इसी कारण से कहा जा रहा है कि इनका जो प्रसार है ये हो सकता है कि भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान तक ही नहीं बल्कि क्या हो जाए कि ये पूरे उत्तरी गोलार्ध में देखने को मिल जाए। ये जो पछुआ हवाएं हैं इनकी विशेषता ये होती है कि ये जो हवाएं हैं, जो वायुमंडल है, वायुमंडल के जो निचली सतह है, जो एटमॉस्फेयर के अलग अलग जो मंडल होते हैं, जैसे आप देखते हैं पृथ्वी के समीप से जो स्टार्ट होता है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बहिर्मंडल, इसी बीच में ओजोन मंडल, ये सारे जो मंडल हैं, तो ये कहा जा रहा है कि जो वायुमंडल है सबसे नीचे वाला जो पूरा ट्रोपोस्फेयर है, इस पूरे क्षेत्र में क्या है कि ये जो हवाएं हैं पछुआ हवाएं चलती हैं। और ऐसा नहीं कि ये खास मौसम में ही चलती हैं, ये सालों भर पछुआ हवाएं चलती रहती हैं। और इनकी जो गति है, इनकी जो दिशा है, ये क्या होती है, ये अलग बात है कि मौसम के अनुसार थोड़ा सा प्रभावित होती है, लेकिन ये सालों भर चलती है, पश्चिम से पूरब चलती हैं। और ये हवाएं जो मौसम प्रणालियां हैं जैसे साइक्लोन है, एंटी साइक्लोन है, उनको भी प्रभावित करती हैं। तो इस कारण से अब इनके कारण देखें तो यहाँ पर जो रेडिएशन है उसका जो प्रसार है वो भारत में देखने को मिल सकता है। भारत में अगर पछुआ हवाओं के प्रभाव की बात करें तो शीतकालीन में, विंटर का जो सीजन होता है उस समय जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है उस पश्चिमी विक्षोभ के साथ ही उत्तर भारत में ये काफ़ी वर्षा लाती हैं, बर्फबारी करती हैं। ये हवाएं बाहरी जो प्रदूषण है, जो रेडियोधर्मी जैसे जो कण की बात कही जा रही है कि ईरान में इस तरह का अगर लीकेज हुआ है जो भी परमाणु स्थल कार्यक्रम वाले थे वहाँ से, तो अब ये हवाएं क्या कर सकती हैं, इधर मिडिल जो पूरा क्षेत्र है, मिडिल ईस्ट वाला, मध्य पूर्व एशिया वाला जो क्षेत्र है, वहाँ से क्या हो सकती हैं कि ये हवाएं इस तरह के जो रेडिएशन है, इस रेडिएशन को क्या कर सकती हैं, ये भारत तक पहुंचा सकती है। तो यहाँ से क्या है कि ये जो जेट स्ट्रीम्स हैं इनका जो प्रभाव है ये पश्चिम से पूरब हो रहा है और यहाँ पर ईरान से ये सीधे क्या हो सकती हैं, भारत तक फैल सकती हैं। और इसमें दूसरी जो बात कही जा रही है जेट स्ट्रीम की, जेट स्ट्रीम के बारे में तो आप सभी जानते हैं,
दूसरी बात करें तो ये वायुमंडल की क्या होती है, ऊपर की परतों में, खासतौर पर ट्रोपोस्फेयर का जो ऊपरी अपर लेयर होता है, वहाँ पर बेहद तेज गति से चलने वाली ये हवाएं होती हैं। इनकी जो स्पीड होती है वो 150 से लेकर 400 किलोमीटर पर आवर के आसपास होती है। पतली केंद्रित हवाओं की एक देखें तो एक फ्लो होता है, एक धारा होता है, और ये भी क्या है कि पश्चिम से पूरब की ओर इनका प्रवाह देखने को मिलता है। इनकी जो ऊंचाई होती है सामान्य तौर पे अगर देखेंगे तो सतह से लगभग क्या है कि 6 से लेकर 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो जेट स्ट्रीम है, इनका जो फ्लो है वो आपको देखने को मिलता है। गति इनकी काफ़ी अधिक होती है, 150 से लेकर 400 किलोमीटर के आसपास होती है। और तूफानी मौसम में देखें तो ये जो स्पीड है ये इतनी ही नहीं, 500 से भी अधिक पहुंच जाती है। इनकी उत्पत्ति कैसे होती है, तो उत्पत्ति की अगर बात करें तो जब भी कोई गर्म और ठंडी हवा आपस में क्या होती हैं, अगर वो मिलती हैं, एक तरफ से मान लीजिए कि गर्म हवा आ रही है और एक तरफ से ठंडी हवा आ रही है, जब ये दोनों एक दूसरे से आपस में मिलती हैं तो उष्णकटिबंधीय जो हवा है, ध्रुवी जो हवा है, एक गर्म हवा होगी, एक ठंडी हवा होगी, तो उनके तापमान में जो एक टेम्परेचर जो डिफरेंस होता है, जो तापमान में तापांतर होता है, उसी के अंतर से क्या है कि ये जो जेट स्ट्रीम है इनकी उत्पत्ति होती है। आमतौर पे आप देखेंगे तो जो ट्रोपोपाज है उस परत के आसपास ये निर्मित होती हैं, और इनका जो प्रभाव है, इनका जो रेंज है, वो खास तौर पे अगर आप देखेंगे तो जो क्षोभ मंडल है और जो समताप मंडल है, इन दोनों मंडलों में आपको देखने को मिल सकता है। एक तरफ से यहाँ पर दोनों जो मंडल है, क्षोभ मंडल और जो समताप मंडल है, यानी पृथ्वी की सतह से अगर ये सतह की बात हो रही है तो इसके सबसे नज़दीकी जो 2 लेयर्स हैं, इन्हीं में इसका प्रवाह होता है, और इसी कारण से ये काफ़ी घातक मानी जा रही हैं इस समय ईरान में होने वाले रेडिएशन के संदर्भ में। ये जो हवाएं हैं ये पर्यावरण में जो फैले रेडियोधर्मी जो तत्व हैं उनको हजारों किलोमीटर तक आगे ले जा सकती हैं, और इस कारण से कहा जा रहा है कि भारत में हो सकता है कि जैसे चेरनोबिल जैसी जो घटना है वो देखने को मिल सकती है। तो इसी कारण से अब एक बड़ा जो संकट है, चेरनोबिल जो घटना है 1986 में फैले जो रेडियोधर्मी कण हैं, उस कारण से देखें तो बड़े क्षेत्र में क्या हुआ था कि रेडियोधर्मी जो कण हैं वो फैल गए थे, तो एक प्राकृतिक जो आपदा है वो उत्पन्न हो गई थी। या जो फुकुशिमा है 2011 के बाद देखें जेट स्ट्रीम के जो कण हैं वो अमेरिका के वेस्ट कोस्ट तक पहुंच गए थे। तो इस तरह के जो भी रेडिएशन जब लीक होते हैं तो ये काफ़ी घातक होते हैं। जैसे चेरनोबिल की बात हो रही 1986 में, ये जो हादसा एक परमाणु दुर्घटना के तौर पे पूरे दुनिया में जाना जाता है, जो कहाँ से एक तरह से उत्पन्न हुआ था, जो सोवियत संघ है उसका जो यूक्रेनी सोवियत जो समाजवादी जो संघ है उसके उत्तरी प्रांत में कहीं देखें तो वहाँ पर ये जो परमाणु संयंत्र था, तो इसके एक रिएक्टर में कहीं न कहीं देखें तो दिक्कत उत्पन्न हुई, और इस कारण से देखें तो यहाँ पर एक बड़ा जो भयानक परमाणु लीकेज की जो घटना है वो देखने को मिली, और इससे पूरी दुनिया कहीं ना कहीं एक तरह से देखें तो प्रभावित हुई। तो इस तरह की जो घटना है, इस तरह की घटना से कहीं ना कहीं अब भारत में अब एक संकट देखने को मिल रहा है कि ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो, बड़े स्तर पे ईरान में लीकेज ना हो। अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई कि ईरान में जो अमेरिकी अटैक हुआ है उस कारण से क्या वहाँ पर परमाणु कार्यक्रम स्थलों से जो रेडियो धर्मी जो तत्व हैं क्या वो बाहर आए हैं, या इस तरह का जो भी एटॉमिक रेडिएशन है वो क्या वहाँ से लीक हुआ है। तो अब ये देखने वाली बात है आने वाले समय में, लेकिन अब संभावना व्यक्त की जा रही है कि अगर अमेरिका के तरफ से इतना बड़ा अटैक हुआ है तो ये सोच समझकर ही हुआ होगा कि ईरान में परमाणु कार्यक्रम जो यूरेनियम संवर्धन की बात कही जा रही है कि 90% तक ईरान ने वहाँ पर परमाणु यूरेनियम संवर्धित कर लिया था। तो अगर वहाँ पर अटैक हुआ है तो पक्का है कि वहाँ से रेडियोधर्मी जो कण हैं वो बाहर निकले हैं, और अगर बाहर निकले हैं तो वेस्टर्लीज विंड हो चाहे जेट स्ट्रीम हो, उसके प्रभाव में वो ईरान से अफगानिस्तान पाकिस्तान होते हुए जेट स्ट्रीम और पछुआ हवाओं से भारत में पहुंचना तय है। और अगर ये पहुंच रहे हैं तो बड़ा जो इम्पैक्ट है, एक प्राकृतिक जो आपदा है वो भारत में देखने को मिल सकती है, और इसका जो प्रभाव है ये वायुमंडल, हवा, जल, मृदा सब पर पड़ना है। तो एक तरह से पूरा जो इकोसिस्टम है वो प्रभावित होने की संभावना कहीं ना कहीं अब बढ़ गई है। जो भी रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं इनके जो अगर इम्पैक्ट की बात करें तो
तत्काल प्रभाव देखने को मिलता है कि जब इनके प्रभाव क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति होता है, अगर मानव के स्तर पे देखें तो उस व्यक्ति के शरीर के ऊपर कई सारे प्रभाव तत्काल देखने को मिलते हैं। जैसे उसे उल्टी होने लगती है, सिर दर्द, उसके त्वचा में जलन होने लगता है, चक्कर आने लगता है और इसके परिणाम स्वरूप पूरा जो उसका नर्वस सिस्टम है वो डैमेज होने लगता है। हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है और व्यक्ति मर भी सकता है। लॉन्ग टर्म जो भी इम्पैक्ट है उसकी अगर बात करें तो क्रोनिक जो एक्सपोजर है वो देखने को मिलता है। बहुत सारी जो बीमारियां हैं, ल्यूकेमिया, थायराइड, बोना पर अनुवांशिक जो म्यूटेशन है, इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है। जो प्रेग्नेंट वीमेंस हैं उनके संदर्भ में, महिलाओं के संदर्भ में कहा जाता है कि जो बच्चे हैं उन गर्भ में पल रहे बच्चों के ऊपर भी घातक प्रभाव देखने को मिलता है। पर्यावरणीय में देखें तो एक तरह से उत्परिवर्तन, म्यूटेशन होने की बात कही जाने लगती है। जो पौधे हैं उनका जो डीएनए संरचना है उन संरचना तक में परिवर्तन देखने को मिलता है। पूरा जो फूड चेन है वो डिस्टर्ब हो जाता है। जो पशु हैं, पशुओं की जो लाइफ है वो पूरी तरह से चेंज हो जाती है। और अब ये कहा जा रहा है कि इस तरह का जो रेडिएशन होने की संभावना एक तरह से बढ़ रही है। उस कारण से भारत में देखें तो आने वाले समय में जो फूड है, जो वाटर सिक्योरिटी है, इसके ऊपर संकट देखने को मिल सकता है। तो कृषि के अगर क्षेत्र में हम देखें तो रेडियोधर्मी जो भी धूल कण है, ये इनका प्रभाव हो सकता है। गेहूं, चावल, दाल जैसी जो फसलें हैं, इनमें कहीं ना कहीं देखें तो जो रेडियोधर्मी जो पार्टिकल्स हैं वो इंटर कर सकते हैं। खाद्य संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। भोजन जो है वो कहीं ना कहीं निर्यात पर कहीं ना कहीं आश्रित होना पड़ सकता है कि मान लिया कि अगर रेडिएशन फैला तो काफ़ी जो फसलें हैं उनको प्रभावित, अगर मान लिया गया कि वो रेडिएशन से प्रभावित हैं तो उन्हें जलाना पड़ सकता है। या इस तरह की समस्या अगर आती है तो भारत में फूड क्राइसिस की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो एक तरह से देखें तो भूखमरी की स्थिति भी आ सकती है। जल संकट के संदर्भ में देखें तो जो भी खुले जो जलीय क्षेत्र हैं, खासतौर पे देखें जैसे झीलें हैं, नदी, भूमिगत जल स्रोत, यहाँ पर रेडियोधर्मी जो तत्व हैं वो मिक्स हो सकते हैं। फिल्ट्रेशन जो सिस्टम है इन कणों को पूरी तरह से हटाने में सक्षम नहीं होता है। तो इस कारण से देखें तो आने वाले समय में बहुत सारा जो समस्या है वो जल संकट के संदर्भ में देखने को मिल सकता है। भारत की जो स्वास्थ्य कह सकते हैं प्रणाली है वो तैयार है या नहीं है इस तरह के प्राकृतिक आपदा के संदर्भ में। तो भारत में जो परमाणु कह सकते हैं आपदा प्रबंधन नीति है अभी भी काफ़ी कमज़ोर है, वो बड़े स्तर पे इसके लिए तैयार नहीं है। जो भी अपने देश के महत्वपूर्ण जो संस्थाएं हैं, एम्स है, बार्क है, डीआरडीओ जैसे जो संस्थान हैं, उनके पास बड़ा ही लिमिटेड संसाधन है और जनसंख्या स्तर पे बचाव करने की जो तैयारी है वो भारत में अभी भी पर्याप्त नहीं है। परमाणु हमला या इस तरह की जो रिसाव है, अगर ऐसी स्थिति आती है तो इसमें व्यापक जो रणनीति है उसकी ज़रूरत होती है और ऐसी व्यापक जो रणनीति है वो भारत के पास अभी तक नहीं है। क्या कर सकता है भारत? रणनीति का अगर सुझाव की हम बात करें तो कई सारे प्रयास किए जा सकते हैं। जैसे भारत के संदर्भ में अगर हम बात करेंगे तो सबसे जो महत्वपूर्ण है कि IAEA जो परमाणु ऊर्जा एजेंसी है उसके संदर्भ में और जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, जो WHO है, इनका कहीं ना कहीं जो समन्वय है, उनसे जो बातचीत है वो महत्वपूर्ण साबित हो सकती है कि ईरान में जो रेडिएशन है उसकी मॉनिटरिंग की जाए। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है और इसके लिए जो भी WHO है या फिर जो कह सकते हैं कि IAEA है, तो ये क्या कर सकते हैं कि ये महत्वपूर्ण बात ये कर सकते हैं कि क्या ईरान में इस तरह के जो लीकेज है वो क्या लीकेज हुए हैं, इसकी जो मॉनिटरिंग है वो सबसे महत्वपूर्ण है कि पहले ये तो पता चले कि वहाँ पर लीकेज हुआ है कि नहीं हुआ है, तो कितना हुआ है, किस स्तर पे हुआ है, कहाँ कहाँ से हुआ है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाती है और इसके लिए जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो परमाणु विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा जो भी जोखिम है, जो यहाँ पर रिस्क है, उस रिस्क का मूल्यांकन किया जाना सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अलावा देखेंगे तो जो एयर क्वालिटी है और जो रेडिएशन है इसके मॉनिटरिंग नेटवर्क को अब एक्टिव करने की बात कही जा रही है। तो ऐसे जो प्रयास हैं वो अब किए जाने सबसे महत्वपूर्ण है। यही नहीं, कृषि और जल संसाधनों की जो रेडिएशन की बात कही जा रही है यहाँ पर भी अब जांच करने की बात है, मॉनिटरिंग की बात है। ICAR और जो कृषि विश्वविद्यालय हैं उनके माध्यम से क्या होना चाहिए, जो भी फूड है, जो फसलें हैं, उनका अब परीक्षण किया जाना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वहाँ से हवा के माध्यम से जो भी रेडिएशन के पार्टिकल्स हैं वो भारत तक पहुंच चुके हैं, फसलों तक, खाद्य पदार्थों तक पहुंच रहे हैं। यही नहीं, जो कह सकते हैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जो अथॉरिटी है, जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, उसके द्वारा आपदा प्रबंधन जो योजनाएं हैं अब वो पहले से अलर्ट होकर लगाई जानी चाहिए। इसके लिए जो भी तैयारियां हैं वो की जानी चाहिए।
कि अगर इस तरह की कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है लीकेज के कारण, तो उसके लिए जो अपने देश का राष्ट्रीय जो आपदा प्रबंधन जो पूरा अथॉरिटी है वो क्या हो, इसके लिए तैयार हो। स्वास्थ्य मंत्रालय अपनी जो भी आवश्यकताएं होंगी उनको ध्यान में रखते हुए पहले से प्रिपेयर्ड हो। यही नहीं, अगर बात करें तो एक जो अवेयरनेस है, अवेयरनेस के स्तर पे भी लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए कि यदि हवा में रेडियो धर्मी कण फैलते हैं, इसकी न्यूज़ पब्लिश की जाती है, तो इसके बाद लोगों को क्या सावधानियां बरतनी है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। क्योंकि लोग पैनिक हो जाते हैं, पैनिक में जो मूल समस्या होती है उससे ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो ठीक यही बात कही जा रही है कि लोगों को मास्क पहनने की सलाह दी जानी चाहिए, शुद्ध पानी पीने के लिए उन्हें जागरूक किया जाना चाहिए, खुले में भोजन रखने से बचाना चाहिए। स्कूल, अस्पताल, जो भी कृषि विभाग हैं उनके विशेष जो निर्देश हैं उनका पालन लोगों के द्वारा किया जाना चाहिए। तो अचानक इस तरह का अगर कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो उसके जो प्रभाव है, जो दुष्परिणाम है, उनको कम से कम किया जा सकता है, अपने लोगों को बचाया जा सकता है, अपने जो भी विभिन्न क्षेत्र हैं जो प्रभावित होने वाले हैं उन पर प्रभाव को कम किया जा सकता है। इसका जो एक प्रभाव है वो भू राजनीतिक भी असर देखने को मिल सकता है। ये कहा जा रहा है कि भारत का इस पर क्या रुख अपनाना चाहिए, क्योंकि भारत को गैर पक्षपाती और शांति समर्थक नीति अपनानी चाहिए इस पूरे मुद्दे में। संयुक्त राष्ट्र और जो भी परमाणु ऊर्जा एजेंसी है उसके साथ डिप्लोमेटिक जो भी दबाव है वो बनाया जाना चाहिए। परमाणु ठिकानों पर हमला न हो, इसके लिए इनके ऊपर दबाव होना चाहिए कि आगे ऐसी कोई फिर से घटना न देखने को मिले। क्षेत्रीय स्थिरता के लिए जो भी यहाँ पर देश है, मिडिल ईस्ट में जो तनाव है ईरान, अमेरिका, इजराइल के संदर्भ में, तो उनके बीच में जो संवाद है, जो एक डायलॉग है, वो स्थापित किया जाना चाहिए। तो इस तरह के जो प्रयास हैं, ऐसे प्रयास किए जाते हैं। तो चूंकि कहा जा रहा है कि अभी भी तनाव खत्म नहीं हुआ है, संघर्ष खत्म नहीं हुआ है, तो अभी भी वहां से इस तरह के लीकेज की समस्या हो सकती है, तो उस पर कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये पूरा मुद्दा था कि आखिर ईरान, इजराइल और अमेरिका के जो तनाव वाले मुद्दे हैं, उस संघर्ष के कारण जो वहाँ के ईरान के परमाणु जो कार्यक्रम स्थल वाले जो क्षेत्र हैं, जो स्थान थे, फोर्दो, नतांज और जो फैसियान, वहाँ पर जो अटैक किए गए हैं बंकर बस्टर बम से, तो उस कारण से अगर लीकेज हुआ है तो उस लीकेज के पछुआ हवा या जेट स्ट्रीम के द्वारा भारत में पहुँचने की जो संभावना प्रबल हो गई है। तो इस कारण से एक प्राकृतिक जो आपदा है वो उत्पन्न होने की बात कही जा रही है, और इस कारण से देखें तो भारत के ऊपर कई सारे जो दुष्परिणाम हैं वो होने की बात कही जा रही है। तो इसी मुद्दे की आज हमने चर्चा की। इसी पर आधारित एक प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय धाराएं रेडियोधर्मी कणों के दक्षिण एशिया पर फैलाव में सहायक होती हैं। यहाँ पर व्यापारिक हवाएं जिन्हें ट्रेड विंड कहा जाता है, मानसूनी जो विंड्स हैं, पछुआ जो हवाएं, वेस्टर्लीज जो विंड्स हैं, जेट स्ट्रीम, और जो भी समुद्री हवाएं हैं, जो भी मेरीन विंड्स है, या जो कन्वेक्शन जो करेंट्स है, संवहन धाराएं हैं, भूमध्य सागरी जो हवाएं हैं, या अस्थाई जो पवनें हैं। तो ये विकल्प हैं। इन प्रश्न के जो भी सही उत्तर होगा उसके संदर्भ में आप सही विकल्प का चयन कर सकते हैं और अपना उत्तर हमें कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही रखते हैं। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।